Welcome you all in the next lecture, and the today's topic is fertilization and implantation. ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसे हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए जनरली हम क्या आते हैं, द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, लेकिन जितना ये प्रोसेस सुनने में ईजी लगता है उतना ही ज़्यादा ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है और इतना आसान नहीं होता कि ईजिली जो है वो स्पर्म जा कर के ओवम से फर्टिलाइज़ कर जाए. ठीक है, तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हम देखेंगे. और बाकी आप लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में हायर क्लासेस में जब आप आगे स्टडीज़ करोगे, ग्रेजुएशन में एमएससी वगैरह में जाओगे, तब फर्टिलाइजेशन को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट हो गए तब तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज में से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है. तो स्पर्म का जब ओवम से फ्यूज़न हो जाता है, जब फ्यूज़ कर जाता है स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ, तो हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो पाता है. ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जब भी क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या होनी चाहिए, कोइटस होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए. और ड्यूरिंग मीटिंग क्या होता है कि मिलियंस ऑफ 2 to 3 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज़ आउट होते हैं फीमेल के वाजाइना में. ठीक है, उसमें से क्या होता है कि वो सारे स्पर्म जो है वो मूव करते हैं और फिर जा कर के ओवम के टुवर्ड्स मूव करना वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस चीज़ को हम लोग स्टडी करने के लिए हेल्प लेंगे, जो हम लोगों ने सेक्शुअल व्यू देखा था फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ठीक है, इसके हेल्प से स्टडी करेंगे. तो होता क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए कि यहाँ पे फीमेल के वजाइना वाले रीजन में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, रिलीज आउट किया जाता है. उसके बाद यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं उनमें से जो सबसे फास्ट मूविंग स्पर्म होता है, ऐसे तो ये यहाँ पे क्या होता है, सारे स्पर्म जो हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं. ठीक है, और सब एक दूसरे से फास्ट मूव करना चाहते हैं. और जो सबसे फास्टेस्ट मूव करता है तो वो क्या होता है, फीमेल के सर्वाइकल कैनाल को, पूरे सर्विक्स को क्रॉस करके, उनके पूरे यूट्रस को स्विम करके और पहुँचता है कहाँ पे, तो वो जाके रिच करता है फाइनली स्थमस. फैलोपियन ट्यूब का जो 3 रीजन है, स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम. और आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे, मतलब जहाँ पे एम्पुला एंड करता है और स्थमस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कह सकते हैं ये वाला कोई रीजन. ठीक है, एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे पहुँचता है. ठीक है, और एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे पहुँचने के बाद अगर इसको यहाँ पे ओवा प्रेजेंट मिलता है तो फिर वो उससे फ्यूज़ करेगा. ठीक है, तो ये भी है कि ओवम, और इसके लिए क्या होगा कि जैसे ही ओवा को भी क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली रिलीज़ होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ हम लोगों ने देखा है कि अगर यहाँ पे ओवा का टाइम कितना है, वो 24 to 48 आवर्स तक ही क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव कर पाता है. उसके बाद क्या होता है, ओवम जो है वो डिजनरेट करता है. जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाते हैं, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, और स्पर्म भी अगर फीमेल की बॉडी में है तो वो 5 डेज़ तक ही वो बॉडी के अंदर रह सकता है. और कुछ स्पर्म जो है वो और भी पहले डिजनरेट कर जाते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म का विद इन द फीमेल बॉडी अलाइव रहने का. ठीक है, तो जब स्पर्म और ओवा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ से जो ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte या फिर कह सकते हैं हम जो ओवम होता है वो भी कहाँ पे आके प्लेस रहता है, एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे. और इसी जंक्शन पे फिर क्या होता है, स्पर्म जो है वो जो सबसे फास्ट है, जो सबसे मोटाइल स्पर्म होगा, वो जो फास्ट मूविंग, जिसके पास विग्रस मोटिलिटी होगी, वो क्या होगा, आएगा और इस एम्पुलर स्थमिक जंक्शन पे आकर के फ्यूज़ कर जाता है. ठीक है, ओवा के साथ. तो लेकिन इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब वो फ्यूज़न हो जाएगा तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये कॉपुलेशन हुआ, मीटिंग हुई, और हर कॉपुलेशन और हर मीटिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जो है बॉडी में ओवा का प्रेजेंट रहना और स्पर्म का आना, ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली होना चाहिए. ठीक है, मतलब कि अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे बॉडी में तो ही क्या हो सकता है कि आगे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यही रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि हर पॉपुलेशन से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है. ठीक है, तो यही है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में क्या होगा कि अब फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए कैसे होगा, अब ये ओवम से जो स्पर्म आता है वो कैसे फर्टिलाइज़ करता है. ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं. इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे देखो, मान लो कि ये क्या है, ओवम है. ठीक है, सेकेंडरी oocyte है, ओवम नहीं है. अभी क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, और इसके सराउंडिंग में क्या होता है, जोना पेलुसिडा की लेयर. ठीक है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है, जोना पेलुसिडा की प्रोटेक्टिंग लेयर है. और ये क्या है, मेल फीमेल गैमेट है, तो इसके पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसका अपना होगा. तो यही है कि इसके साइड में क्या होता है, सेकेंडरी oocyte के जोना पेलुसिडा की लेयर होती है.
ठीक है, ज़ोना पेलोसिडा की लेयर है यहाँ पे और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, तो सब तो आना चाहते होंगे यहाँ पे। तो जो सबसे फास्ट, जो सबसे आगे, जो सबसे फास्ट जो मूविंग होगा, वो जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचता है वो इसके पास, ठीक है, इसके ज़ोना पेलोसिडा लेयर के पास। तो जैसे ही ज़ोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में ये स्पर्म का हेड वाला पार्ट आता है, वैसे ही क्या होता है कि इसके मेम्ब्रेन में, ज़ोना पेलोसिडा के मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये चेंज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऐसा चेंज प्रोड्यूस करता है। और फिर इस चेंजेस के जैसे ही इसके हेड से ये क्या होगा, ज़ोना पेलोसिडा की लेयर से ये टकराएगा, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ से ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा। वैसे ही क्या होता है, ज़ोना पेलोसिडा की लेयर में मेम्ब्रेन में इसके चेंज होना शुरू हो जाता है। और इस चेंज की वजह से क्या होगा कि उसके बाद में जितने भी दूसरे स्पर्म जो आ रहे होंगे इसके तरफ, उसके एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है। मेम्ब्रेन में ऐसा चेंज हो जाएगा कि एक अंदर ले लिया, उसके बाद फिर किसी दूसरे स्पर्म को वो आगे अंदर अपने अंदर इंटर नहीं होने देता। इस मेम्ब्रेन में चेंजेस की वजह से यही होगा कि वो ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म की एंट्री के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो क्या कर सकता है, ओवा को जा करके जो सेकेंडरी oocyte है उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। और क्या होता है, एक चीज़ और आप लोग को बताया जाए कि हेड वाले रीजन में अगर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो हेड वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्रोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, स्पर्म को जो है वो अलाउ करते हैं कि एक्रोसोम में जो एंजाइम है उनका सिक्रेशन उनको हेल्प करता है कि वो क्या करे, इसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में इंटर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte के क्या किसमें एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। और किसके थ्रू एंटर करेगा, तो ये ज़ोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करेगा। अब जैसे ही क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है, जैसे ही क्या होता है स्पर्म जो है वो इसके साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, वैसे ही क्या होगा कि इसके वैसे ही क्या होता है कि इसका कह सकते हैं हम जो सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न, जो मेटाफेज 2 में सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड थे, उनका म्यूटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तो इसके नेक वाले रीजन में मैंने बताया था आप लोगों की सेंट्रियोल होता है, ठीक है। सेंट्रियोल की वजह से इसकी सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो साइटोप्लाज्म में जब ये एंटर करता है तो इसका सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था वो वहाँ पर कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि सेकेंड म्यूटिक डिवीज़न के बाद सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या बन जाते हैं, अब ओवम बन जाते हैं। और फाइनली ये जो हैप्लॉइड ओवम, अगर जब ये ओवम बन जाएगा तो ओवम का जो सेकेंडरी कह सकते हैं हम कि ओवम का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो, अब जब कह सकते हैं कि जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जब स्पर्म का और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस जब दोनों वो फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद फिर वो बनाएंगे क्या, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इज़ व्हाट, ऑलवेज जब ये दोनों का क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो फ्यूज़न के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है। और इसी डिप्लॉइड जाइगोट का फिर क्या होता है, आगे फिर डिवीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे अभी तक क्या हुआ कि इस रीजन में आकर के स्पर्म एंड ओवम क्या हो गया, फर्टिलाइज कर गए, और फर्टिलाइजेशन के बाद उनका डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है कि इनका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि एक तरह का सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर। जिस सेल डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। सेल डिवीज़न को क्या बोलेंगे, क्लीवेज सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। और ये टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीज़न है, ठीक है। जैसे ये क्या हुआ कि यहाँ पे बना क्या, इस वाले रीजन में ये बन गया हमारा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होगा। ये क्लीवेज माइटोटिक डिवीज़न है, तो ये अपने आप को पहले 1 से 2 में, 2 से फिर 4 में, 4 से 8 में, 8 से फिर 16 में, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या होगा कि ये अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देता है। क्लीवेज डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, जाइगोट के अंदर, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे स्टे ही रहता है, ये क्या होता है धीरे धीरे करके, अब ये फ्यूज़न हो गया यहाँ पे, फ्यूज़न के बाद ये क्या होता है, स्थमस वाले रीजन को क्रॉस करके और यूट्रस की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि इसको अगर ये जाइगोट बन गया, अब इसको अगर बेबी के फॉर्म में इसको डेवलप करना है तो आके कहाँ इम्प्लांट होना पड़ेगा, यूट्रस में। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बनता है तो वो क्या होता है, इस एम्पुलर स्थमिक जंक्शन से आगे मूव करने लगता है, स्थमस को क्रॉस करता है और फिर यूट्रस की तरफ मूव करने लगता है। और इसी दौरान क्या होता है, इसमें माइटोटिक डिवीज़न क्लीवेज भी होती रहती है, ठीक है। और ये होने के बाद क्या होता है कि ये छोटे छोटे डाउटर सेल्स में डिवाइड करते जाता है, 2, 4, 8, 16 क्या बनाने लगता है, डाउटर सेल्स बनाने लगता है। और ये जो कह रही हूँ मैं कि 2, 4, 8 और 16 डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन इस तरह से क्या हो रहा है, ये डिवाइड करने लगते हैं, डाउटर सेल्स बनाने लगता है। और इन डाउटर सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो इन डाउटर सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट,
ब्लास्टोमेयर। ठीक है, इन डॉटर सेल्स को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, ये क्यों हो पाया? 2, 4, 8, 16 जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हो पाया, किसके वजह से हो पाया? तो ये हुआ आपका क्लीवेज की वजह से। क्लीवेज क्या है? टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन है जो कि जाइगोट में होता है, और ये डिवीजन की वजह से ये अपने डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उन डॉटर सेल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर्स। डॉटर सेल्स को हम कह सकते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये क्या होगा? जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। तो वैसा एम्ब्रियो जिसके पास 8 to 16, ठीक है, जिसके पास क्या हो? 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स वाला, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर वाला जो डॉटर सेल है, जो कह सकते हैं कि वैसा जाइगोट या वैसा एम्ब्रियो जिसके पास क्या हो? 8 to 16 सेल्स ब्लास्टोमेयर जिसके पास प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं मोर्यूला। ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस हुआ था। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोर्यूला। ठीक है, मोर्यूला फिर क्या होता है? अपने अंदर, इनके अंदर क्या होता है? डिवीज़न लगातार स्टार्ट रहती है, तो फिर और ज़्यादा ये डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं, और मोर्यूला फिर डेवलप करता है किसमें? गैस्ट्रुला में। ठीक है, और गैस्ट्रुला में भी क्या होता है कि डिवीज़न कंटिन्यू होती है, और ये फाइनली किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? तो ये मोर्यूला, गैस्ट्रुला, और फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं ये। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल्स आप देख रहे हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? ब्लास्टोमेयर। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होगा? अगर ये ब्लास्टोसिस्ट है तो इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे, इस तरह से बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे। ठीक है, तो जो ब्लास्टोमेयर होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अपने आप को फिर फर्दर इतने डिवीज़न के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जितने भी डॉटर सेल्स हैं, वो अपने आप को क्या होते हैं कि 2 लेयर में खुद को अरेंज कर लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जितने भी डॉटर सेल्स होते हैं वो अपने आप को 2 लेयर ऑफ सेल्स में क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 लेयर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इनका जो, अगर हम कहेंगे अब इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, एक इनका आउटर लेयर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, बाहर साइड में डॉटर सेल्स होंगे, और एक क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर में जो सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के, तो आउटर लेयर में जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आउटर लेयर में जो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। और फिर इनर लेयर में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इनर लेयर में भी प्रेजेंट होते हैं, और इनर लेयर में जो सब सेल्स प्रेजेंट है इनर अंदर की तरफ में, इसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। अब ये क्या हो गया कि ये जो यहाँ तक आप देखिए ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या होगा? डिवीज़न के बाद कहाँ आ चुका होगा? यूट्रस में आ चुका होगा, क्योंकि क्या होना है? इसको इम्प्लांट होना है, और ये अपने आप को 2 सेल के लेयर में डिफरेंशिएट कर चुका है। आउटर लेयर इसका ट्रोफोब्लास्ट कहला रहा है, और इनर लेयर जो है वो इनर मास सेल कहला रहा है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर का जो सेल है वो क्या होता है? इंडोमेट्रियम जो वॉल है, वो यूट्रस की सबसे इंटरनल लेयर वॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, वो इंडोमेट्रियम जो है वो क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होंगे, इसके जितने भी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये अपने आप को क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये आ गया तो इनके जो आउटर सरफेस वाले जो सेल होंगे, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? अपने आप को अटैच कर लेते हैं इंडोमेट्रियम से। इंडोमेट्रियम के वॉल से क्या करते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और जितने भी इनर मास सेल हैं, जो अंदर में जो मास ऑफ सेल है, इनर मास सेल जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं किस चीज़ में? तो इनर मास सेल जो है वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता है किस चीज़ में? ये डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं एम्ब्रियो में। ठीक है, ये डिफरेंशिएट कर लेता है किसमें? अपने एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो होगा वो आगे जाके बेबी में डेवलप करेगा। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। जैसे ही ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम के वॉल से, तो वैसे ही क्या होता है कि यूट्रस का ये जो इंडोमेट्रियम का आप देख रहे हो, यूट्रस का भी जो सेल है ये भी क्या होता है? ये भी क्या करता है? रैपिडली डिवीज़न शुरू करने लगता है। मतलब यूट्रीन वॉल में भी क्या होता है कि लगातार कंटिन्यूसली डिवीज़न होता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि सेल डिवीज़न की वजह से क्या होता है? इस पूरे जो आप कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, इसको क्या कर लेता है कि सेल डिवीज़न की वजह से कवर कर लेता है, और फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस के वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और ये इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होगा? 9 मंथ तक इसी यूट्रस में आकर के क्या होगा कि इस
पूरे एम्ब्रियो का ग्रोथ होगा और फाइनली ये बेबी में डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यही इतना पढ़ना था। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा, और उसके बाद आके इम्प्लांट मतलब बेबी जो एम्ब्रियो जो है वो आकर के यूट्रस में कैसे अटैच होता है ये भी आप लोगों को बता दिया गया। ठीक है, होप सबको समझ में आया होगा, और इसका रिटन नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लोगे। पूरा वही सब चीज़ें जो आप लोगों को समझाया गया है। ओके, थैंक यू।